वेलकम बैक। शहर कायद की बात करते हैं। बहुत मसले है, एक संगीन मसला है यहाँ पर पानी का। जब भी कराची में पानी के मसले की बात होती है तो चौथे मेगा प्रोजेक्ट यानी K4 का जिक्र किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि K4 या उससे भी पहले कराची को पानी की फराहमी का पहला मेगा प्रोजेक्ट कौन सा था? इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी बहुत कम लोग हैं जो वहाँ जा चुके हैं या जाते रहते हैं। अब वो, जी हाँ, अच्छा। अब वो कहाँ है और काम कैसे ये प्रोजेक्ट करता था, शायान सलीम की स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखा। मुराद मेमन कोट कराची का जरखेज और सर सब्ज मुज़ाफाती इलाका। यहाँ झूम कर बहने वाली मलीर नदी इस जमीन की गोद को हरा भरा रखती है। सड़क के दोनों अतराफ का सब्जा मेमन गोट को दिल फरेब बना देता है। मगर इस हसीन सड़क के साथ साथ पत्थरों से बनी कुछ पुरअसरार गोल तामीरात भी नजर आती हैं। हर चंद 100 गज के फासले पर आने वाली इन पथरीली तामीरात को निशाने राह समझकर आगे बढ़ें तो ये हमें अंग्रेज दौर के एक गुम करदा और गुम गुश्ता खजाने तक ले जाते हैं, और वो खजाना है डमलोटी के कुएं, जो कराची को पानी की फरहमी का पहला मेगा प्रोजेक्ट था। फरंग खैर से गुजरे मगर बता के गए कि जितनी दर्दमंदी से उन्होंने अपनी नौ आबादियात में बसने वाले महकूमों के लिए मंसूबे बनाए थे, ऐसी दर्दमंदी और मुहारत के साथ काम करने वाला कोई हुक्मरान इन्हें आज़ादी के बाद भी मयस्सर नहीं आया। कराची में किल्लत आब का मसला बहुत पुराना है। नौ आबादियाती दौर में पानी की कमी का मसला बढ़ा तो इसके हल के लिए 150 साल पहले एक स्कीम तैयार की गई, जिसके तहत मलीर नदी के करीब डमलोटी के मुकाम पर 16 देव हेकल कुएं खुदवाए गए। ये कुएं अब भी मौजूद हैं मगर बेशतर नाकाबिले इस्तेमाल हैं। 19वीं सदी के आखिर में शुरू होने वाला ये मंसूबा इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जो आज भी देखने वालों को हैरान करने के लिए काफी है। बाहर से देखने में ही कुआं और इनके साथ बने कंपाउंड का सादा मगर पुरशिको गॉथिक आर्किटेक्चर देखने वालों को मुतवज्जा करता है। कंपाउंड्स की खपरेलों पर चमकते किरमिजी टाइल्स एक सदी बाद भी शफक को मान किए दे रहे हैं। और जब इन कंपाउंड्स के अंदर दाखिल हो जाएं तो एक और हैरत कदा मुंतजिर होता है। और वो है 1880 से 1933 के दरमियान बने कुओं में नस्ब की गई जहाजी साइज की मोटरें और इनसे पानी पंप करने का निजाम। एक कार के साइज की मोटरों को पानी की सतह की मुनासबत से ऊपर नीचे करने के लिए चेन पुल्ली का निजाम मौजूद था। डमलोटी में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ से शहर को पानी फराहम होते देखा था। दो तीन पंप थे, समझा ना। पानी इतना निकलता था जो आदमी अगर बैठे थे उसको घसीट के लेके जाता था। मुझे याद है 1985 तक मैंने देखा है इसको। 85 के बाद फिर ये स्टेशन सारी बंद हो गई। यहाँ से एक गैलरी भी आती थी जो फिल्टर होके पानी बगैर पंपिंग के यहाँ से पानी कराची की तरफ जाता था। अंग्रेजों ने डमलोटी के कुओं को पूरा साल लबरेज रखने के लिए एक मुनफरिद निजाम वज़े किया था, जो मलीर नदी से कुओं तक बहने वाली पानी के ज़ेरे ज़मीन सूतों को खुश्क साली में भी रवां रखता था।
अली नदी के अंदर ब्रिटिश दौर में उन्होंने एक ऐसा स्टोरेज बनाया था सिस्टम, जिससे वो नदी की खुदाई करके पत्थर डाल के उसके ऊपर रेती बजरी डाल दी थी, जिससे ये होता था कि वो पानी का स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज बन जाता था। जो इंटरनल स्टोरेज होता था वो अगर 2-4 साल अगर बारिशें नहीं भी होती थी तो भी वो स्टोरेज हमारे काम आता था। मीठा पानी कराची को सप्लाई होता था। रेती बजरी माफिया ने उन नदी के अंदर रेती जो उठाई थी, जिससे रेती बजरी उठी थी, चोरी हुई थी, जिससे वो गैली का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया। वो इंटरनल स्टोरेज जो था वो भी ख़त्म कर दिया, जिससे ये नदी समझो कि आपको एक पक्की नाली की तरफ लगती थी। जैसे ही बारिशों का पानी होता था वो पानी जाके समंदर में गिरता था, स्टोरेज नहीं बनता था। अवाम की सहूलत के लिए अंग्रेजों जैसे मंसूबे बनाना तो दरकनार, यहाँ तो इनके छोड़े गए मंसूबे भी संभाले ना गए। डमलोटी के कुएं भी इसी अलमिये की सबसे तकलीफ दे तस्वीर है। अच्छा, इसके साथ जो मशीनरी थी अंदर भारी भरकम, वो कहाँ चली गई सारी? वो तो सारे वाटर बोर्ड वाले हजम कर गए। शायद तामीर और अपने काम से मोहब्बत अंग्रेजों की सरिश्त में शामिल थी, जो अपने नौआबादियात में भी सदियों फैज देने वाले मंसूबे बना कर गए। काम ऐसा ठोस किया कि हुकूमतों और वाटर बोर्ड की नाअहली और करप्शन के बावजूद ये मंसूबा आज भी मौजूद है। अभी यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब देखो अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई कितना बड़ा ज़बरदस्त शाहकार है, इनकी बिल्डिंगें कितनी खूबसूरत बनी हुई हैं। अब लकड़ी जो इस्तेमाल हुई है, आप लकड़ी को देखें, आप लकड़ी कैसी बनी हुई है, ज़बरदस्त। इतना अरसा गुजरने के बाद ये लकड़ी अभी तक काली नहीं पड़ी है, वही सफ़ेद की सफ़ेद वही चमक रही है। इतना ईमानदारी से इसके अंदर काम किया हुआ है। और बिल्डिंग की खूबसूरती देखें, जब बारिश होती है बाहर से आप बिल्डिंग आप देखेंगे जैसे नई बनी हो बिल्डिंग। अच्छा, इनके मुख्तलिफ एतवार हैं। ये वेल नंबर 6 जो है 1929 में कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से वेल नंबर 7 जो आगे जुम्मा जोखिया कोट की तरफ है वो 1933 में कंप्लीट हुआ, इनॉग्रेशन उनकी हुई थी। इब्तिदा में इन कुओं की मोटरें कोयले के इंजन से चलती थीं, जिनका धुआं बाहर निकलने के लिए बनाई गई। चिमनियों की सिर्फ बुनियादें ही रह गई हैं। यहाँ पे एक बड़ी चिमनी हुआ करती थी। हाँ, बड़ी चिमनी हुआ तकरीबन 100 फीट की बुलंदी पर थी। जो स्टीम था, इंजन चलती थी, वहाँ से इनका धुआं निकलता था। ये मुझे भी याद है। इस मंसूबे की सबसे हैरत अंगेज बात इन कुओं से खारादर तक पानी पहुंचाने का निजाम था। पाइपों के बजाय कारेज की तर्ज पर जेरे जमीन आबी गुजरगाहें बनाई गई थीं। पुरअसरार गोल तामीरात दरअसल हवादान थे, जो कारेज नुमा गुजरगाहों में कशिशे सकल के तहत बहने वाले पानी को तेज धकेलने के लिए हवा नीचे पहुंचाते थे। डमलोटी के सिर्फ 2 कुओं से पानी निकाला जा रहा है, जो आज भी इन्हीं गुजरगाहों से गुजरकर लाइंस एरिया तक पहुंच रहा है। लाइंस एरिया जट लैंड के वाटर ग्राउंड में जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, बज़ाहिर तो मेरे नीचे जमीन है, लेकिन यहाँ 2 बड़े ज़ेरे ज़मीन टैंक बनाए गए थे। डमलोटी कुओं का पानी तकरीबन 32 किलोमीटर तवील कंड्यूट सिस्टम के जरिए इन टैंकों तक आता है। मेरे अक़ब में ये कदीम इमारत भी इस अनोखे निज़ाम की एक निशानी है। इसके अंदर चलते हैं। इमारत के अंदर हम आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पानी की तरसील के निज़ाम के लिए जिस तरह आजकल पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है, उस ज़माने में पाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थर से तामीर करदा ये नहर बनाई गई है, जिसमें इस वक्त भी भरपूर प्रेशर के साथ पानी टैंक में गिर रहा है। भरपूर प्रेशर के साथ पानी 24 घंटे चल रहा होता है। वाटर बोर्ड के मुलाजिम है जो यहाँ के निगरान है इस इमारत के, वो बताते हैं कि 14 साल उनकी सर्विस को हो गए हैं और आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि पानी का तातुल आया हो। 1917 में इन 16 कुओं से यौमिया 2 करोड़ गैलन पानी मीठा शहर को फराहम किया जा रहा था। 1970 में पानी की फरहमी की ये इस्तिताअत 1 करोड़ 60 लाख गैलन हुई और 1980 में सिर्फ 50 लाख गैलन यौमिया रह गई थी। फिल वक्त सिर्फ 2 कुओं में ही पानी रह गया है, बाकी तमाम खुश्क हो चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पानी के बड़े मंसूबों के मुकाबले में
डमलोटी के कुओं को बहुत कम खर्च में मुकम्मल बहाल करके शहर को पानी की फरहमी में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है, मगर लगता है यहाँ हुकूमतों की तरजीहात कुछ और ही रही हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। वेलकम बैक। अब आपको लिए चलते हैं हरिपुर जेल, जहां पर कैद मुजरिमों की जिंदगी जो है वो बदलने जा रही है। ये एक मिशन है, इस मिशन पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। सूबाई हुकूमत के ताउन से जेल में स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। कैदी जो हैं अब कापिज बनाते नजर आ रहे हैं। डेकोरेशन पीसेस और धागे से बनी चीजें जो हैं हम देख भी सकते हैं। फैसल की वो बंदी शुरू में हम आपको लिए चलते हैं हरिपुर जेल में, आप ही जहाँ हरिपुर नहीं, मैं आतिफ कयूम के जरिए, लेकिन आतिफ कयूम के जरिए चलते हैं। कहीं बन रहा है कारपेट, कोई दिखा रहा है लकड़ी पर कारीगरी, मोतियों से डेकोरेशन और बहुत कुछ। ये हुनरमंद हैं हरिपुर सेंट्रल जेल के वो कैदी जिन्हें फन्नी तरबियत दी जा रही है। जेल में कैद अफराद अपने हुनर को ऐसी महारत से बताते हैं कि सब दंग रह जाएं। मुझे खुद भी शौक है लकड़ के काम की, तो मैं लकड़ का काम सीख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी हमारा अच्छा गुजर जाता है यहाँ पे। जेल इंतज़ामिया की जानिब से ये अच्छा कमाल है कि जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये काम सीख रहे हैं। बहुत शौक से सर जो मोतियों का काम सीख रहा था। ये जो है ना सर इधर बनाता हो, हर चीज़ लैंप पे वगैरह सारा सामान बनाता हो, घर पे भी बेचता हो सर और इधर भी बेचता हो, लेकिन थोड़ा पैसे भी मिल जाएगा। इंचार्ज फैक्ट्री कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के ताउन से ये सब मुमकिन हुआ। कैदियों को हम ट्रेन करते हैं। ये हमारा जो कोर्स है ये 6 मंथ का है और 6 महीनों के बाद ये लोग ट्रेंड हो जाएंगे और ट्रेंड होने के बाद अगर ये बाहर चले जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं, तो बाइज़्ज़त रोज़गार कर सकेंगे और बड़ा अच्छी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल करने वाले कैदियों को सर्टिफिकेट और नक़द इनामात भी दिए जाते हैं। आतिफ कयूम, हरिपुर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अगर आपका कोई भाई नहीं है या आपका भाई आपसे दूर है या आप परेशान है, किसी मसले में फंसे हुए, ऐसा होता है ना कि दोस्तों को बोलते हैं यार भाई यार कुछ तो बताएं। जैसे हम जैसे होता है ना जो बाहर से आता है वो इतने भाई बना लेते हैं। कितने भाई होते हैं, भाई कुछ तो मेरी हेल्प कर। तो अब इस तरह की मदद, इस तरह की हेल्प और इस तरह का भाई आप हासिल कर सकते हैं किराए पे। सुनने में अगर आपको अजीब लग रहा है तो फिर थोड़ी देर में आपकी मुलाकात भी कराएंगे उस शख्स से कि जिन्होंने आइडिया सोचा। हकीकत है ये कराची से ताल्लुक़ रखने वाले किश्वर वाकर ने एक मुनफरिद सर्विस का आगाज़ किया है और इसका नाम भी है बड़ा ज़बरदस्त, रेंट अ ब्रो। रेंट अ ब्रो यानी भाई किराए पर हासिल करें। किश्वर एक बिजनेसमैन है और हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं बेसिकली। और उनकी टीम में कौन कौन मौजूद है और क्या ये जो रेंट अ ब्रो है क्या सिर्फ ये ब्रो की हद तक महदूद है, क्या सिर्फ लड़के ही इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं या फिर हमारी ख़ातीन भी जो है वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकती हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है द ब्रो हिमसेल्फ किश्वर वाकर। किश्वर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया मेरी बात कहने का। क्या है इस आइडिया के पीछे? जैसे मैं तो अभी बैठा हूँ तो मुझे तो ये लग रहा है कि इट्स बेसिकली काउंसलिंग, राइट? बट am I thinking the right way? Is it counseling? और अगर ये है तो उसको आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से सेल किया है। प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूँ और उधर हमें हर सेमेस्टर में रिसर्च करनी होती है। तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम कल्चर्स को स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट टॉपिक अपने नेक्स्ट सेमेस्टर पर रिसर्च के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट था लोनलीनेस, सेल्फ आइसोलेशन, सेक्लूजन पे, ठीक है। तो इस पे मैं स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो जापान में हिकिकोमोरीज नाम का एक टर्म है। वहाँ लोग अपने आप को 5-8 साल के लिए कमरों में बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ आपको शायद पता होगा वहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और सुसाइड रेट भी पूरे दुनिया में जापान में सबसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो वहाँ पर एक कंपनी लॉन्च हुई थी इस मसले को हल करने के लिए कि जिन लोगों ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया सोसाइटी से 5 साल के लिए, रेंट अ सिस्टर के नाम से। सो शी वाज अ लेडी जो जाती थी, ऐसे लोगों से मिलती थी और वो ट्राई करती थी उनको परसुएट करने की कि दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएँ, काम करें, एजुकेशन हासिल करें वगैरह वगैरह। फिर मैं जब पाकिस्तान पे स्टडी करने लगा तो यहाँ ऐसा तो नहीं है कि लोग अपने आप को 5 साल के लिए कमरों में बंद कर दें, लेकिन यहाँ पर
फ्रीडम ऑफ चॉइस की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, यानी शख्सी आज़ादी का एहतराम करना जिसको हम कहते हैं। और इस पर हमने सर्वे भी किया था, तो 50% ऑफ पाकिस्तानीज डू नॉट रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, यानी आपको ज़िंदगी उस तरीके से गुजारनी है जैसे आपका माशरा चाहता है। बिल्कुल, आप वैसे नहीं गुजार सकते जैसे आप चाहते हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी हरकतें कर रहे हैं और उस पर आपको जो है वो इंकरेजमेंट मिले। बेसिक ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जांपल अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज़ करना जिसमें आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। लड़कियों को डॉक्टर बनने पर ही पुश किया जाता है ताकि उनके रिश्ते अच्छे आ जाएं। मर्दों को कहा जाता है कि इंजीनियर बन जाओ हमारी तरह ताकि उनकी अच्छा फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हों। शादी के लिए जो बेसिक ह्यूमन राइट है, लीगली मजहबी तौर पे अपनी पसंद की शादी करना, आज भी इस दौर में भी जो अपनी पसंद की शादी करना अगर घर वालों के सामने पेश करे तो पूरी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिससे एक्सेप्ट किया जाए। और बाकी आपके पहनावे पे क्रिटिसिज्म होता है, आपको वैसे ही कपड़े पहनने हैं जैसा सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, आपको वैसा ही जो भी शौक़ आपको वैसे ही रखने। अगर आप घर में कुत्ता भी पाल लेंगे तो अभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते और लोग फ़ौरन फतवा लेके खड़े हो जाएंगे। इवन इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियस एस्पेक्ट, इवन अगर आप दाढ़ी भी रख लें तो दाढ़ी का भी को इज़्ज़त और एहतराम से सिर्फ रिलीजियस सर्कल्स में ही देखा जाता है। वरना आपको शायद पता हो कि अगर कोई दाढ़ी वाला शख्स रिश्ता लेने किसी के पास जाए तो नहीं, उसको मुश्किलात का सामना होता है। यू नो, सो दीज थिंग्स जब मैंने इस पर रिसर्च की तो ऐसे लोगों को जब सोसाइटी से रिजेक्शन मिलती है तो वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एक ओरिजिनल लाइफ नहीं जी रहे होते बल्कि एक फेक लाइफ लबादा चढ़ा के लोगों के सामने जी रहे होते हैं just to make other people happy। बिल्कुल, तो कुछ लोग तो ऐसे जी लेते हैं लेकिन कुछ लोग अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लग जाते हैं, शिकार हो जाते हैं ना। खास तौर पे उनको जब फैमिली से जब रिजेक्शन का सामना हो, वेलकम ना हो, तो वो अपने कमरों में अलग अलग बैठना शुरू कर देते हैं, घर वालों से बातचीत करना कम कर देते हैं, इवन दोस्त कम बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर यही वजह कि ज़्यादा डिप्रेशन में वो मुब्तला हो जाते हैं। तो मैं तो आपको भाई ही कहूँगी। बिल्कुल, आप बहन हैं मेरी। मुझे ये बताएं भाई कि ये जब आपने सर्विस का आगाज़ किया, अभी तक कितने लोग जो हैं वो रेंट अ ब्रो की सर्विस से मुस्तफीद हो चुके हैं? फीडबैक कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा, मैं तो फीडबैक्स हमेशा लेता हूँ। उसके बाद जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो वो पूरा एक पैराग्राफ लिख कर भेज देते हैं हमें, तो उसको हम शेयर करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो बहुत ज़्यादा सर्विस हो चुकी है, अब तो मुझे इतना नंबर्स भी याद नहीं। अच्छा, इसका तरीका कार क्या है? जैसे कोई भी जो है वो एक भाई रेंट पे लेना चाह रहा है, ये चाह रहा है ये सर्विस इसकी खदमात हासिल कर सके, तरीका कार क्या है? देखिए, हमारा एक ही सोशल मीडिया पेज है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वहाँ हमारी एक इंस्टाग्राम हैंडलर हैं जो मैसेजेस आते हैं वो उसको डील करती हैं। शी बुक्स अपॉइंटमेंट्स फॉर द ब्रदर्स। वहाँ हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एक वैलिड क्लाइंट है या ऐसे ही मन चले उठ के आ गए हैं, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चन पूछती हैं लाइक व्हाट इज़ द रीज़न टू रेंट द ब्रदर, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद द ब्रदर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रदर। और इसी तरह उनका एज, प्रोफेशन वगैरह बेसिक नॉलेज पूछते हैं। तो उसको फिर हम एनालाइज करते हैं कि ये कोई वैलिड कस्टमर है, क्लाइंट है जिसको ये प्रॉब्लम का सामना है। फिर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं ब्रदर से, या मैं हूँगा या दूसरी जो हमारी टीम में। कितनी टीम में कितने हम लोग अभी हैं? 5 लोग ही हैं, ठीक है। स्टार्ट में 2 फीमेल्स हैं, 2 मेल्स हैं ब्रदर्स, और एक ये इंस्टाग्राम हैंडलर है, ठीक है हमारी। तो ये है, तो फिर हम उन्हें कनेक्ट कर। ये जो आपने बात की है ना किशोर भाई कि हम उनको पहले एनालाइज करते हैं, अब ऑब्वियसली एनालाइज करने के लिए खुद भी आपको पता होना चाहिए, तो क्या इसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली है टू रीड द पीपल, टू रीड द साइकी ऑफ द पीपल? नहीं, एक्चुअली एनालिसिस से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम ये जानते हैं कि वो वाकई एहसास तन्हाई का शिकार हैं या नहीं हैं, या कोई फेक है, या कोई फेक ऐसी खामखा में मिलना चाह रहे हैं या मिलना भी नहीं चाह रहे होते, तंग कर रहे होते हैं, यू नो। इस वो हम ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बेसिकली उन आंसर से कि कोई क्लाइंट वाकई। हाँ, जैसे कि आपने कहा ना कि एक तो नज़र आ जाता है हमारे यहाँ कि जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और बहुत ज़्यादा उसको फैमिली नेगलेक्ट भी करती है कि नहीं यार तू बाहर दौड़ लगा के आजा, ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेहरे पे जिनकी हंसी होती है ना, लेकिन वो फेसबुक पे कहा जाता है कि हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि तकलीफ नहीं होती, इसका मतलब होता है तकलीफां नू डील करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल, असल में है ही ऐसा कि वही आपने जैसे फरमाया कि वो चेहरे पर कुछ और सजा के बैठे होते हैं और अंदर उनके जहर पल रहा होता है। तो ये उन्हीं के लिए है असल में सर्विस, क्योंकि वो आके हमारे सामने वो वेंट आउट करते हैं ना। अब तो ज़ाहिर है हम सर्विसेज ले चुके हैं, मतलब बहुत
कॉमन चीज़ों पे लोगों को बहुत रिजेक्शन फेस होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका कद अगर नॉर्मल एवरेज हाइट से कम होता है तो उन्हें हमेशा बुली और किया जाता है और उनके दिल में वो बात रह जाती है। तो वो जब इजहार करते हैं तो उस वक्त मुझे भी पता चलता है कि हम लोग कितने इनसेंसिटिवली लोगों को बोल देते हैं, लेकिन उनके दिल पर क्या बीतती है वो अब मुझे सही तरह पता चल रहा है। ख़वातीन के केस में उनकी ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं कि भाई ऐसी ही होगी तो खूबसूरत होगी, वरना उसको घर से भी जो है वो सारी बहनों में अगर बेचारी किसी की कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो उसको इग्नोर किया जाएगा और सब मिलके जो है उसे बातें सुनाएंगी। तो वो किससे बात करेगी ये? मेल्स तो खासतौर पे किसी से अपने इमोशनल बातें नहीं कर सकते क्योंकि फ़ौरन दोस्त मजाक उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन वो हमसे बात कर सकते हैं और कर रहे हैं। और अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं समझते हैं कि शायद साथ वाला अगर मैं कोई बात करूंगा या करूंगी तो ना जाने कितने लोगों तक पहुंच जाएगी। तो एक प्राइवेसी का बड़ा जो है एलिमेंट इसमें भी शामिल होता है। तो मुझे ये बताएं कि ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग सेशंस होते हैं, प्राइवेसी को किस तरह से आप लोग मेंटेन रखते हैं? प्राइवेसी का एक्चुअली हमारा एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है जो हम लोगों ने बाहर से जिस बंदे को अपने साथ टीम में शामिल किया है वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है। और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम फ्री में ब्रदर बनना चाहते हैं, तो हम किसी को वेलकम नहीं करते बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि वो फ्री में आ जाएंगे उसके बाद वो हमारी पॉलिसीज़ गाइडलाइंस पे अमल थोड़ी करेंगे। वो कहेंगे हमें कौन से पैसे मिल रहे हैं जो हम आपके प्रोसीजर्स को फॉलो करें। तो इसलिए हम किसी भी ऐसे बंदे को वेलकम नहीं करते और बहुत छान पटक के और तरीके से ही फिर अपनी टीम में शामिल। ये कैसे टीम में कुछ शामिल होना, जैसे फैसल शामिल होना चाह रहे हैं आपकी? हाँ, उसका एक फॉर्म है। आजकल तो हम हायरिंग नहीं कर रहे, लेकिन शुरू में जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने एक फॉर्म बना दिया था गूगल फॉर्म में, उसमें बहुत से क्वेश्चंस थे, उसको वो फिल करते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर उनसे इंटरव्यू करते हैं। फिर जब वो इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है तो फिर हमारा एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है जिसमें हम बताते हैं कि कस्टमर से कैसे डील करना है, क्लाइंट से क्या बातें करनी है, कितना कहना है कितना नहीं कहना। बेसिकली आपको ज़्यादा कहना नहीं है, सुनना ही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम बेसिक उनको गाइड करते हैं और फिर ये चीज़ चलती है। अच्छा, मैं जो एनालाइज कर पाया हूँ वो ये कि देखें, एक तो हमारे यहाँ वैसे ही हेल्थ को लेके जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देते, साफ सी बात है, ठीक है। अभी कोरोना में भी हमने देख लिया कि इसको साजिश और ये सब करार दे दिया। सही। When it comes to mental health, you know, when it comes to saying it out, तो हम तो उसमें बिल्कुल ही समझ लें जीरो नहीं है, तो नेगेटिव में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि लोग किसी डॉक्टर को प्रेफर भी नहीं करते, शायद इसी वजह से कि वो एक बीच में प्रेशर आ जाता है, हर्डल आ जाता है कि अच्छा मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या बीमार हूँ, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊँ। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह आपने ये स्टार्टअप अपना लिया है, वो जो एक जिसको रेड टैपिज्म तो ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो एक वाइट कॉलरिज्म आ जाती है ना कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, उसको उस डॉक्टर वाली चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा आसान सहल कर दिया है कि यार अच्छा तुझे डॉक्टर के पास नहीं आना, तो ऑल्दो के आप जाएं, सही डजंट मीन्स कि आप ना जाएं, बट लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कोई पागल नहीं हूँ या मैं नफ्सियाती थोड़ी हूँ जो मैं नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाऊँ, तो आपका भाई आपको ये कहेगा कि भाई तुझे नहीं जाना, इधर बैठ, तू बता क्या मसला है। यही ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक्चुअली तो हम यही चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि डॉक्टर तक जाने से पहले ही मामला हल हो जाए, यानी भाई के पास आकर, और हम ये कहेंगे भाई हाजिर है। हाँ, भाई हाजिर है, उसके पास आके मामला, मतलब इस लेवल तक चीज़ जा ही क्यों रही है, ठीक है। तो वही बात है कि जैसे आपने फरमाया कि हाथ पे ज़र्ब लगे तो फिर तो हम फ़ौरन आगा खान हॉस्पिटल दौड़ जाएंगे, लेकिन जो दिल पे और दिमाग पे ज़रबे लग रही है उसका किसी को अच्छा ये जो हमने एक बात की ना कि मर्द और ख़वातीन, मर्द तो नहीं करते किसी से डिस्कस अपनी जो वो बेचारे अगर डिप्रेस हो, तो ज़्यादातर मर्द आपसे कांटेक्ट करते हैं ख़वातीन? नहीं, इसका रेशो मैंने 50-50% ही देखा है, इसमें मैंने कोई ज़्यादती या कमी नहीं देखी। ख़वातीन भी इक्वली कर रही हैं और मर्द भी कर रहे हैं, लेकिन मर्द हमेशा फिजिकली इन पर्सन मिलना चाहते हैं, हमेशा तो नहीं, मोस्टली, लेकिन ख़वातीन अभी तक इन पर्सन नहीं मिलना चाहती। आई थिंक उनको एक तो वही बातें, नई सर्विस शुरू हुई है, शायद इतना और पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना रुझान भी नहीं है, और वो ज़ाहिर है घर में बैठे बैठे ऑनलाइन कर लेती हैं, उनको जाना भी नहीं पड़ता, हो सकता है किसी को बाहर निकलने में भी इजाज़त वगैरह के प्रॉब्लम्स हों, तो दैट्स ओके फॉर अस। आखिर में मुख्तसरन सिर्फ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट केस क्या आया है आपके पास?
एक्चुअली अभी तक कोई ऐसा डिफिकल्ट केस नहीं आया, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी डिफिकल्ट बना देते हैं लोग अपने ऊपर। मुझे लगता है कि वो मतलब जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा टच किया वो मैंने उसका जिक्र भी कर दिया था कि जो हाइट वाला प्रॉब्लम एक बंदे को था, तो मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी के दिल में कितनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ रह सकती है। छोटी सी चीज़ है जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वो उसने यही मुझे बताया कि उसको बचपन से इस चीज़ का सामना था और उसकी वजह से उसने लोगों से दोस्ती वस्ती करनी छोड़ दी। मैं जितनी दोस्ती करूंगा उतने ऐसे नेगेटिव कमेंट सुनने को मिलेगी। ठीक है, ये बेहद शुक्रिया भाईजान आपका, हमारे साथ मौजूद थे। और आप अगर नॉर्मली ये करना चाहते हैं तो आप जाएं जल्दी से इंस्टाग्राम पे और आपको एक भाई रेंट पे मिल जाएगा और फिर आप अपनी सारी मुश्किलात उनसे डिस्कस कर सकते हैं। कई बार जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो लोग आपको कहते हैं कि यार आप इस खामख्याली से निकल आएँ, यानी कि आप इल्यूजन से निकल आएँ। लेकिन ये इल्यूजन कभी कभी आर्ट की फॉर्म भी लेती है, और जब लेती है तो फिर किस तरह की फॉर्म लेती है। एक हमारे साथ मेहमान है, एक छोटी सी लड़की है, लेकिन ये जो लड़की हैं इनके चेहरे पे कभी 2 के बजाय 4 आँखें आ जाती हैं, कभी चेहरे पे केक नज़र आने लगता है, और अभी आप ये चेहरे पे अंडा भी देख सकते हैं इनके। इसके अलावा दैट्स द केक, और क्या ये खाने के लायक है भी या नहीं। और ये आंखें, जैसे हमने आपको बताया कि इनकी आंखें भी, जिसको कहते हैं आंखें 4 होना, ये इसका अमली नमूना है। और ये चेहरे पे जलजला भी ले आती हैं, इनके क्रैक्स भी पड़ जाते हैं, और कभी कभी अपने चेहरे को इतना खींचती हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है। और ये पीने का जूस था, ये इन्होंने अपने चेहरे पे स्पिल कर लिया, लेकिन इनके चेहरे तक ही महदूद है और नीचे नहीं आ रहा है। और कभी कभी ये आर्ट इस तरह की फॉर्म भी ले लेती है जहाँ पे शायद बहुत गर्मी थी और पिघल रहा है चेहरा, और ये इन्होंने अपने चेहरे को कुछ बाइंड करने की कोशिश की है। और ये अमली नमूना है इस चीज़ का कि ये चेहरा एक है और उसके आगे मुखौटा है। और हम अब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो गई है, हम बात करेंगे। हमारे साथ यही इल्यूजन आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कभी चेहरे पे जूस स्पिल कर रही हैं और कभी अंडा और कभी केक। हुदा सेठी हमारे साथ मौजूद है। हुदा, बहुत शुक्रिया आप हमसे बात कर रही हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आर्ट आप कर कैसे लेती हैं, या आइडिया कैसे आया आपको? मैंने जब शुरू किया था तो मैंने नॉर्मल मेकअप से ही शुरू किया था, लेकिन 2020 के एंड में मैं जब लोगों को इल्यूजन मेकअप करता देखती थी तो मैं बहुत हैरान हो जाती थी कि ये क्या है, ये कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये सीखूं और मैं भी ये करूं। तो मैंने 2020 के एंड में ये इल्यूजन मेकअप शुरू किया था। ओके, चेहरे को मुख्तलिफ रंग देना, मुख्तलिफ चीज़ें बनाना, कितना मुश्किल काम है ये? मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार सीख लो, आपकी प्रैक्टिस हो, तब आसान हो जाता है, लेकिन स्टार्ट में काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, ये बताएं कि जिस तरह एक पेंटर पेंट करने से पहले कोई आइडिया कंसीव करता है, इसी तरह जब आप ये चीज़ कर रही होती हैं तो आपके जहन में होता है, क्या कंसीव करती हैं? खुद से आपके जहन में ये आइडिया आता है या फिर कोई और आइडियाज़ देता है? किसको आइडियलाइज करती हैं? मैं डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट की डिफरेंट लुक्स देखती हूँ, जो मुझे पसंद आती हैं तो फिर मैं उनको अपने फेस पे क्रिएट कर देती हूँ। अच्छा, और ये आर्ट सिर्फ आपने अपने तक ही महदूद रखी हुई है या फिर घर में बहन भाइयों को भी आप इस तरह का ड्राउना बना के जो है वो पेश करती हैं? टू बी ऑनेस्ट, अपने ऊपर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, दूसरों के ऊपर करना काफ़ी आसान होता है। दूसरों के ऊपर मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन यूजुअली मैं अपने ऊपर ही करती हूँ। और दूसरों पे जो करती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? तो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, उनको काफ़ी पसंद आता है। ओके, अच्छा ये बताएं कि ये जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके इस टैलेंट या मेकअप स्किल्स को कैसे देखते हैं? आपको एनकरेज करते हैं? वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मुझे काफ़ी इनकरेज करते हैं, क्योंकि ये जो मेकअप है ये हर कोई नहीं करता और ये इजी भी नहीं है। वो जब भी मेरे मेकअप लुक्स देखते हैं काफ़ी हैरान हो जाते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे किया, लेकिन वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और काफ़ी इनकरेज भी करते हैं। अच्छा, तो ये आपके जहन में आइडिया आया कैसे? आपने सीखा? आपने कहा कि जी मैं मेकअप तो करती थी, बट साल 2020 में आपने कहा कि जी अब मैंने ये करना है, तो आपने किसी बंदे से सीखा, ये किसी आर्टिस्ट से सीखा, या फिर डिजिटली आपने सीखा इस चीज़ को? मैंने ये सारा इल्यूजन मेकअप सारा खुद ही सीखा।
यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखा करती थी, उनको फॉलो किया करती थी। स्टार्ट में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप काफ़ी बेहतर होते जाते हो। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी टाइम लगाया और अब मेरा मेकअप काफ़ी अच्छा हो। अच्छा, स्टार्ट आपने कहा कि स्टार्ट में आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती थी, इसका हम क्या मतलब समझें कि स्टार्ट में जब आप कोई जूस स्पिल वाला बनाती थी तो वो जूस गिर जाता था नीचे, या फिर जो अंडा क्रैक करके आपने ये लगाया हुआ है वो अंडा क्रैक होके नीचे गिर जाता था, या फिर जो आप ये केक था वो केक सही से नहीं बन पाता था, किस तरीके से आप अपनी ज़रा पूरी जर्नी बताया हमें। स्टार्ट में जब मैंने शुरू किया तो मेरा मेकअप नीट नहीं होता था और वो इतना अच्छा भी नहीं होता था। और मैं इस तरह की डिफ़िकल्ट जो मेकअप लुक्स होती थी वो मैं सोचती भी नहीं थी कि मैं कभी कर पाऊँगी। मैं जो इजी मिलती थी वही करती थी और वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी, नीट नहीं होती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने प्रैक्टिस की और टाइम लगाया और काफ़ी बेहतर हो गई और अब मैं वो मेकअप लुक्स करती हूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कर पाऊँगी। अच्छा, इस पे तो हम ज़रूर बात करेंगे कि आप इसको अब आगे मार्केट कैसे कर रही हैं, बट ये ज़रूर बताएं हमें कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, आम मेकअप में कुछ और यूज़ होते हैं और आप जो करती हैं उसमें कुछ और यूज़ होता है या फिर ये सेम है? मेरे पास एक पेंटिंग पैलेट है जो कि मेकअप के लिए यूज़ होती है, मैं वो यूज़ करती हूँ मेनली। लेकिन जो मेकअप हर किसी के पास होता है, मैंने उसी के साथ शुरू किया था क्योंकि उस वक्त मेरे पास इस तरह कोई पेंटिंग पैलेट नहीं था। मैंने जो यूजुअल मेकअप होता है जो कि हर किसी के पास होता है, मैं उसी से स्टार्ट किया था, उसी से करती थी और अभी भी वो यूज़ करती होती हूँ। ओके, अच्छा ये बताएं कि इसको अब आप क्या इरादा रखती हैं इसके साथ, आप इसको कहाँ प्रेजेंट करती हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट करती हैं? मैं जब ये मेकअप लुक्स करती हूँ तो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालती हूँ और लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं और लोग इतनी मोटिवेटिंग कमेंट्स करते हैं कि फिर मैं और मेकअप लुक्स करती हूँ, मुझे और मोटिवेट करते हैं, तो मैं अपने मेकअप लुक्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। ओके, और आखिर में ये बताएं हमें कि क्या इसका स्कोप है इस इल्यूजन आर्ट का दुनिया भर में? यू वांट टू गो अब्रॉड, आप वहाँ पे इसको प्रैक्टिस करना चाहती हैं? मैं आगे जाके अपना खुद का मेकअप ब्रांड खोलना चाहती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, होपफुली मैं कर पाऊँगी। लेकिन मैं आगे जाके लोगों को सिखाऊंगी भी कि आप कैसे कर सकते हो ताकि लोग मेरे ज़रिए सीख लें। ओके, और इसका आपने ब्रांड का नाम सोचा है अभी? नहीं, ब्रांड का नाम नहीं सोचा। ओके, हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं फॉर योर फ्यूचर, और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो तुम्हारी मेहमान मौजूद थी और हुदा सेठी, और ये बता रही थी कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। पहले जब इन्होंने शुरू किया था तो नीट नहीं होता था इनका मेकअप, यानी कि अगर अंडा बनाती थी तो शायद गिर जाता होगा या फिर ये कुछ और करना चाहती होंगी, लेकिन अब शी इज़ डूइंग वेरी वेल, वेरी फाइन। खैर, आगे बढ़ते हैं शो में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 आप सबको याद होगा, पाकिस्तान टीम कुछ कमाल तो नहीं कर सकी थी, लेकिन एक पाकिस्तानी उस मेगा इवेंट के ज़रिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना गया। और वो सिचुएशन भी ऐसी बन गई थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था और उसमें हर लम्हा सिचुएशन बदल रही थी। हैरानी, परेशानी, गुस्से की कैफियतों की तस्वीर पेश कर रहे थे सारिम अख्तर, और कैच गिराया था जिसके बाद बहुत ही हसरत यास की तस्वीर बने हुए थे। लेकिन वो हसरत यास की तस्वीर ऐसी पूरी दुनिया में छाई कि अब उनके जज्बात को मुख्तलिफ मीम्स के ज़रिए दुनिया भर में शेयर किया जा रहा है। तो प्रोग्राम नया दिन में भी सारिम अख्तर ने जो है गुफ्तगू के दौरान लोगों के दिलचस्प रवैये शेयर किए, स्टार की तरह उन्हें ट्रीट करने की मज़ेदार बातें भी की। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद उनकी मकबूलियत आज भी बरकरार है। यही वजह है कि हांगकांग के मीम म्यूज़ियम, पहले तो हांगकांग में एक मीम म्यूज़ियम है, ये भी आप सुन लें, और उस मीम म्यूज़ियम में सारिम अख्तर की तस्वीर भी आवेज़ा कर दी गई है। क्रिकेट ग्राउंड से म्यूज़ियम तक का ये सफ़र कितना दिलचस्प रहा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ और कोई नहीं, सारिम अख्तर खुद मौजूद हैं। सारिम, लोग तो स्टार्स के दीवाने होते हैं, लेकिन आप पहले फ़ैन हैं जिन्होंने खुद अनगिनत फैंस बना लिए हैं। ऐसा महसूस होता है लोगों की जानिब से इतना पसंद किए जाने पर? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले दिन से लोगों की मोहब्बत है जो इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया है। लाइक्स पे लाइक्स आते जा रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा हो गया है। मुझे तो अभी भी हैरत होती है कि ये कैसे चल रहा है, लेकिन शायद वो ऐसी यूनिवर्सल और क्रिकेट की दुनिया से बाहर जाके जो पॉपुलैरिटी उसको मिली है उसकी वजह से अभी तक चल रहा है।
ऐसे नॉन प्लेइंग कंट्रीज़, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ से मुझे डीएम्स आते हैं, लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं। इटली हुआ, यूएस हुआ, नाइजीरिया हुआ, बोस्वाना हुआ, ब्राज़ील से बस अब इतना सारे लोग मुझे फॉलो करने लगे हैं माशाल्लाह। तो बस इसी में गुजरती है और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं कि बाज़ लोग, अक्सर लोग तो यही कहते हैं कि जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी लाइफ में खुशियाँ लाए, हमें एक मुस्कुराने का मौका मिला आपकी मीम देख के। बाज़ लोग पर्सनल एडवाइस भी लेते हैं कि जी हमें इमिग्रेशन का तरीका बताइए, हमें जॉब का तरीका बताइए, हमें फाइनेंसेस दीजिए, कुछ इस तरह का होता है। लेकिन लार्जली मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आई एम हम्बल्ड कि इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया है इन 2 सालों में और कंटिन्यू टू गिव मी दिस। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र। अच्छा ये बताइए कि क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड से म्यूज़ियम तक का सफ़र, हर कोई लगता है आपके दिलचस्प रिएक्शंस का फ़ैन है। आपको इल्म कैसे हुआ आपकी तस्वीर मीम म्यूज़ियम में शामिल कर ली गई है? बिल्कुल, बस आउट ऑफ ऑर्डिनरी एकदम से किसी ने मुझे डीएम किया था ट्विटर पे कि जी सारिम भाई, मैं वहाँ पे हांगकांग में म्यूज़ियम में गया था तो आपकी मीम मुझे नज़र आई और मैंने आपके लिए पिक्चर भेजी है। तो मैंने उससे परमिशन लेके फिर शेयर की, तो और वो बस शेयर करना था मेरा कि ऐसा लोगों ने मुझे उसको पसंद किया है कि आई डिडंट नो कि जी म्यूज़ियम्स का भी मीम है। और वो ज़ाहिर है मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि मीम्स का भी म्यूज़ियम बन गया अब, और हांगकांग में इतनी पज़िराई मिल रही है उसको, और दुनिया के सारे वर्ल्ड फेमस मीम्स उन्होंने पोर्ट्रे किए हैं वहाँ पे, और उसमें मेरा भी था। तो बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र। बहुत लोगों ने इतने कल से मुझे जो लोगों ने लाइक्स भेजे हैं और कमेंट्स भेजे हैं, ओवर 200 के करीब आने वाले हैं अब तो, 1000 लाइक्स और कमेंट्स भी अच्छे खासे हैं। बस क्या बताऊं, लोगों ने इतना पसंद किया उसको और सबका यही सरप्राइज़ है, अरे वाह बहुत बहुत शुक्रिया एंड यू आर द लेजेंड। और आपका आपने डिसअपॉइंटमेंट को भी एक बड़ा फेमस मीम बना दिया है। हालांकि ये एक डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट था जो कि आपने उसको फेमस करा है, और बस हम आपके फ़ैन हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे यूज़ करता हूँ ये और वो, बस ये चला जा रहा है, मुझे बिजी रखता है। अच्छा, तो बहुत लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट अभी तक क्या आया आपको? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। सबसे ज़्यादा तो कमेंट यही मिला है कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि म्यूज़ियम्स का भी मीम होता है। और दूसरे सबसे बड़ा ज़्यादा जो कमेंट मिला है कि जी यू आर अ लेजेंड और थैंक यू एंड यू डिज़र्व इट। और फिर कुछ इंडिया और पाकिस्तान की कुछ तकरार भी हुई है कि जी पाकिस्तान ने, इंडियंस फैन ने कुछ ने कहा कि जी पाकिस्तान ने तो मैच जीता ही नहीं और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और ये और वो है। तो फिर उसमें ज़्यादा पाकिस्तानी रिएक्शन भी आया, तो वो तकरार शुरू हुई। इतने ज़्यादा लाइक उसमें कमेंट्स और शेयर्स, इमोशंस उसमें शेयर हुए हैं कि बस उसका ट्रैक रखना ही मुश्किल है। जितना थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसमें बहुत लोगों ने बस इंकरेजमेंट दी है कि जी वेल डन और यू डिज़र्व इट। सबसे अच्छा जो आई थिंक मुझे जो लगा है वो यही लगा है कि जी आपने मीम को भी एक जिद्दत बख्शी है आप, और पूरी वर्ल्ड ओवर में आपने डिसअपॉइंटमेंट को एक शक्ल दे दी है और हम लोग आपका मीम यूज़ करते हैं। बस लोगों की खुशी है और लोगों की इसी में एंजॉयमेंट है। बिल्कुल बंदे बंदे की बात है, आपने मायूसी को मीम की शक्ल दी, लोगों के चेहरे पे खुशी दी, लेकिन पड़ोसी मुल्क के कुछ लोग हैं जो शायद क्या कह सकते हैं उनको। खैर आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट है और आपका अंदाज़ है, दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं। अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फैंस को अगर ग्राउंड में स्टैंड्स में बैठने की इजाज़त मिली तो आप पहुंचेंगे मैच देखने? जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट है T20 की वाकई, और इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है और बड़े कांटे के मुकाबले होंगे क्योंकि 4 टॉप टीम्स जो हैं, 5 टीम्स जो हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, उनमें कोई भी जीत सकता है। लेकिन मेरा फेवरेट तो शायद मेरे ख्याल में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ है, उसके बाद इंडिया और फिर पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा सरप्राइज़ कर सकता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अगर फैंस को इजाज़त मिली जाने की तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, और शायद कोशिश करूंगा अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो मुझे ले जाने के लिए बिल्कुल डेफिनेटली देखना चाहूँगा। बहुत मज़ा आएगा, क्या एटमॉस्फेयर होगा। T20 क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, बहुत इन्जॉयमेंट होती है और उसका एटमॉस्फेयर ग्राउंड में तो लाजवाब होता है, बहुत मज़ा आता है। तो बिल्कुल देखना चाहूँगा ज़रूर। स्पॉन्सर की आप बात करें, मेरे ख्याल से आपको इस म्यूज़ियम से रब्ता करना चाहिए, बोलना चाहिए कि रॉयल्टी के तौर पे आपको स्पॉन्सरशिप दें। खैर अच्छा, अब ये बताएं, मशहूर होने के बाद अब सारे अख्तर की ज़िंदगी में क्या चेंज आया है?
थोड़ी बहुत तो तब्दीली आई है बिल्कुल। जब किसी पाकिस्तानी या इंडियन या साउथ ईस्टर्न एशियन नेबरहुड में जाता हूँ या लंदन में, तो लोग पहचानते हैं, तो सेल्फ़ी की रिक्वेस्ट भी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सोशल मीडिया पे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत अट्रैक्शन है, बहुत इंगेजमेंट है लोगों की। लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं, जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे मुझसे बहुत इंटरेक्शन होती है लोगों की। मुझे मीम्स बना के भेजते हैं। दूसरे और मीमर्स हैं बहुत दुनिया में, वो मीम्स बनाते हैं तो मुझे फॉरवर्ड हो जाती है। तो अब मैंने क्या करना शुरू किया कि मैं भी फॉरवर्ड करता हूँ। और अक्सर तो मुझे कमेंट्स ये मिलते हैं कि जी हम पहले वो मीम है जिनके ऊपर खुद मीम बनी है जो खुद शेयर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ वाकई क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप देखें कि मीम्स के अंदर जो पर्सन है जिसके ऊपर मीम बनी है वो कोई ख़ास तौर पे एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकला होता है, तो वो जो बंदा खुद है वो उसको सेलिब्रेट इतना नहीं करता। लोग जा रहे हैं उसको एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन एक तरफ से मुझे जो फीडबैक मिला है लोगों का कि जो मैंने मीम शेयर करनी शुरू किए हैं, आज तक मैंने एक मीम तो बनाई नहीं, सारे लोगों की फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन उसी पे लोग मुझे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और कहते हैं और स्माइल और ये वो कि जी अच्छा। और डिफरेंट एस्पेक्ट पे भी है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, फुटबॉल में हो रहा होगा, किसी ने हाथ यूँ रखे होंगे तो वो मेरी पिक्चर लगा देंगे। पॉलिटिक्स में होगा, कोई अनपॉपुलर डिसीजन होगा तो उस पर मेरी पिक्चर आ जाएगी। कहीं पे बारिश हो रही है जैसे पाकिस्तान में हो रही है, इसी तरह दुनिया में कहीं पे हो रही हैं तो मेरी वो पिक्चर लगा देंगे। तो इसी तरह ये बढ़ता रहता है, बस चल रहा है। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत चलती रह रही है इनकी। आपने सिर्फ एक मीम का हिस्सा नहीं बने, लेकिन आप वो लेसन बने लाइफ का कि जो कहता है कि अगर मायूसी भी है तो उसमें भी आप खुशी का एक अंसर ढूंढ निकालें और लोगों को खुशियाँ दें। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि शादी का मुकद्दस रिश्ता अब अपनी पहचान खोने लगा है। अदम बर्दाश्त इसको कहें या फिर हम ये कहें कि शायद सोच का जो है फुकदान ख़त्म हो चुका है, या फिर दोनों जो लोग हैं, लड़का हो या लड़की, उसे लगता है कि ठीक है नहीं चल पा रहे तो ओके फ़ाइन, हम दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरा निकाह कर लेंगे। लेकिन इस तरह की सोच के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में डिवोर्स और जो खुला है उसका रेशो बढ़ता जा रहा है। लाहौर में रवां साल कितनी ख़वातीन ने अदालतों से खुला लेकर रिश्ता ख़त्म करने की अपील की, और ख़वातीन को खुला लेने की ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अरशद अली की, फिर इस पर बात करेंगे। हजारों ख्वाहिशों, उम्मीदों और दुआओं का नाम शादी। ये रिश्ता इंसान अपनी पसंद से बनाए या अपनों की पसंद से, लाख बार सोच विचार के बाद। साल 2021 के पहले 6 माह के दौरान 4738 जोड़ों में अलैदगी हुई, यानी यौमियत 26 रिश्ते टूट गए। गुज़िश्ता बरस ये शरह यौमिया के हिसाब से आधी थी। गुज़िश्ता साल 2020 में 2480 खवातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी की जाती रहीं, ताहम यौमिया 13 खवातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी की गईं। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता बरस अप्रैल और मई के दौरान खुला की डिग्रियों के ऊपर समाअत नहीं हो सकी, जिसका असर 2021 में देखने को मिल रहा है। रिश्तों को दीमक की तरह कौन चाट रहा है? जी हाँ, झूठ। खुला जो है मैंने बहुत सारी उसकी रीजंस की वजह से अप्लाई किया। एक तो उसका फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, शक, तहमतें, खर्चा ना देना, फ्रॉड, झूठ, इस वजह से। वकला और साइरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। शादी से पहले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये हम्बल होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को इज्जो इनकसारी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो ये समझते हैं कि अब हम हाकम हो गए हैं और ये महकूम है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप एटलीस्ट अपनी बीवी को मेंटली सुकून दें ताकि वो सरवाइव कर सके। पैसा ना भी हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर सुकून ना हो तो गुजारा नहीं होता। अगर रिश्ते सोच की सीढ़ी पर चढ़े बगैर जज्बात की बुनियाद पर बनाए जाएं तो शादी नहीं बर्बादी होती है। गुज़िश्ता साल 2020 के दौरान लाहौर की 11,503 खवातीन को खुला की डिग्रियाँ जारी की गईं। ताहम माहिरीन कहते हैं कि खुला की रेशो इस साल मजीद बढ़ेगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर।
एक बहुत अहम हमारा सोशल इशू है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर रमशा चौधरी और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं समाजी कारकुन आलिया सारिम ने। तो सबसे पहले आलिया साहबा आपसे शुरू करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। क्या वजह है कि ख़ातीन जो है वो अदालतों से खुला लेने के लिए तेज़ी से रुजू कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोई औरत अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मर्द की ज़रूरत हमेशा रहती है जो उसका सरपरस्त बना रहे। तो उसको एक खुला के बाद फिर किसी की सरपरस्ती में जाना पड़ता है। सबसे खूबसूरत तो ये बात हो कि जो पहला सरपरस्त, पहला शौहर हो, वही ज़िंदगी में रहे और उसी के कंधे पे इंसान जाए। इस जुमले का कोई ये मतलब ना समझे कि औरत ने जुल्म, तशद्दुद, इज़्ज़त, बेइज़्ज़ती सब चीज़ें माफ़ कर देनी है। नहीं, जिस घर में उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है और जिस घर में उसकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि औरतें जान हार देती हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, वो वहाँ नहीं रह सकती। खुला पहले औरत को इतनी आसानी से मिलती भी नहीं थी और हम ये जुमला सुनते थे, मर्द कहता था ना तुम्हें रखूँगा ना तुम्हें छोड़ूंगा, ऐसा बना के रखूँगा कि अज़ियतनाक ज़िंदगी हो जाएगी। तो खुला की एक कानूनी उन लोगों ने बहुत बेहतर तरीका इख्तियार किया, 3 से 6 महीने में अब खुला हो जाती है। सही है। अब खुला की वजूहात पे मैं आ जाती हूँ। अगर तो बच्ची जाती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो वहाँ पर एक टसल होती है किसकी, कि उस मर्द को खींचती है माँ अपनी तरफ और बीवी खींचती है अपनी और अगर बहन भी हो जाए तो बहन भी किरदार अदा सब मिलकर खींचते हैं। वो अपना अच्छा रोल अदा करें औरतें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वहाँ भी मर्द को आज़ाद नहीं छोड़ सकती। तुम मर्द हो, तुम महरम हो, तुम सरबरा हो, करो ना बैलेंस सब में। और अगर तुम बैलेंस नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरी तरफ तुम दूसरी शादी की तरफ कहते हो मैं 4 को रख सकता हूँ। मैं तो उन्हें जानती हूँ जो 1 को रखते हैं और उस वक्त वो बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। तो मर्द की सबसे बड़ी सलाहियत तो ये है कि वो बैलेंस करना सीखे। अब अगर मैं उनको देखूँ कि जो जॉइंट फैमिली में नहीं जाती है तो वहाँ बच्चियों के अंदर ये शौक़ होता है कि भाई मेरी दोस्त ने ये ख़रीदा, उसने ब्रांडेड पहना, मुझे दो। तो वहाँ बच्चियाँ क्या करती हैं, ज़्यादा ख्वाहिशात दिखाकर उन मर्दों से कभी कभी फासला कर लेती हैं, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी। एक जुमला बहुत तकलीफ दे लेकिन बोल देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ जब बेहतर से बेहतर मिलने लगती है ना नेट के थ्रू, तो लड़का है या लड़की है दोनों निकल रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ ये नहीं है कि हमने एक शादी करके उसको निभाने, अपॉर्चुनिटी ये है कि अच्छा ये तो मुझे ये पैसा दे रहा था, ये वाला सुकून दे रहा था, अब कोई और उससे बेहतर मिल रहा है तो इसको छोड़ के हम उधर चले जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कितनी लॉन्ग टर्म होती है? बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो इतनी शॉर्ट टर्म होती है कि उसके कुछ अरसे के फ़ौरन बाद आपको तीसरी चौथी। तभी तो मैं कहती हूँ नफ्स को काबू करो, वरना 4 के बाद भी ना औरत को सुकून आएगा ना मर्द को सुकून आएगा। और जो आपकी जिम्मेदारी है ना वो इस रिश्ते को निभाना है। निकाह अल्लाह को पसंद है लेकिन तलाक खुला सख्त नापसंद है। और शादियां जो हम चाहे औरत करे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी लग रही है कि हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। पहले हम मर्दों की कहानियाँ सुना करते थे, अब हम ख़वातीन की भी कहानियाँ सुनते हैं और वो मुकाबले पर आ गई हैं। मुकाबला ये है कि ये क्या समझता है कि मैं अब किसी नाकारा हो गई हूँ या मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता या कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं भी इसको दिखाती हूँ कि मुझसे कोई मोहब्बत कर सकता है। ये बात मैं बड़े वसूख से इसलिए कह रही हूँ कि शेल्टर होम में मेरे पास ख़वातीन आ रही हैं जिनको अगर शौहर ने किसी किस्म का इश्तियाल दिला दिया या उनको टाइम नहीं दिया या अप्रिसिएशन नहीं दी तो फ़ौरन डाइवर्ट हो जाती हैं पैसे में तंगी की उस तरफ जो इनकी तारीफ़ करता है, जो इनको फैसिलिटेट करता है पैसों से। सबसे पहले किसी औरत को अगर कोई तारीफ़ कर रहा है खामखा बगैर रिश्ते के और उसको फैसिलिटेट कर रहा है पैसों से, आप वहीं रुक जाइए। और जो मर्द औरत अपने घर की बुराइयां बाहर जाके करते हैं एक दूसरे की, अपने दोस्तों से, समझ लीजिए यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अपनी माँ बहन से बात की जा सकती है, उनसे नहीं। अब मुकाबले की फ़िज़ा ये है कि हम भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे। मर्द के पास तो क्योंकि 4 की इजाज़त है, वो छुप के भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, जबकि मैं मानती हूँ कि निकाह वो होता है जो अलल ऐलान किया जाए, जो छुप के किया जाता है मैं उसको निकाह ही भी नहीं समझती। ये बड़ा अहम इशू है, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं क्योंकि अब शामिल करते हैं रमशा चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। रमशा, जिससे हम बात करें कि खुला की लेने की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, आपके पास भी यकीनन केसेस आते होंगे। ज़्यादा वजूहात क्या होती हैं कि ख़वातीन क्यों इस तरफ जाती हैं कि उन्हें खुला चाहिए, उन्होंने खुला लेने के लिए अप्लाई किया है? हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते रहते हैं एंड इट इज़ यूजुअली यंग गर्ल्स। अगर आप एज लिमिट्स देखिए तो मोस्टली 25 ऑनवर्ड्स टिल 35 इयर्स की एज लिमिट में गर्ल्स आती हैं। जो ओल्डर विमेन होती हैं वो एज सच उनकी टेंडेंसी नहीं है टुवर्ड्स डाइवोर्स एंड खुला, बिकॉज उनके माइंड में एक वो जो होता है पुराने स्टाइल का कन्वेंशनल माइंडसेट होता है उनका। दे बिलीव कि डाइवोर्स नहीं होनी
चाहिए, अब शादी होगी तो जनाजा ही उस घर से उठेगा। सो अब आजकल की जो यंग लड़कियां हैं मोस्टली उनके प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं और उनकी 2-3 ये मेन प्रॉब्लम्स होती हैं कि लड़का हमें तंग कर रहा है, हमें खर्चा नहीं दे रहा। दूसरा वो लोग कहती हैं कि लड़के का कहीं अफेयर चल रहा है या हमें कोई और पसंद है। अच्छा, तीसरा वो लोग कहती हैं कि हमारी सास वगैरह के साथ नहीं बन रही या हमारी उनकी फैमिली के साथ नहीं बन रही, हम एडजस्ट नहीं कर सक रहे। सो अगर आप इन तीनों इनहेरिट प्रॉब्लम्स को देखें, इनका हर जगह सोल्यूशन है, बट आई बिलीव दैट हमारे लॉ ने ऑलरेडी एक लूप होल दे दिया है इन सब खुला के जो औरतों को एक्सेस मिल गया है वो बहुत ज़्यादा दे दिया है हमारे लॉ ने। और एक्सेस इस तरीके से दे दिया है कि हमारे लॉ के अंदर कहा गया है कि अगर आपका रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड बिकम्स इनटॉलरेबल को भी अब हम लोगों ने पेशेंस लेवल को हम लोग एक एक्सट्रीम पे जाकर देखना चाहिए, मगर हम लोग उसको एक्सट्रीम पे नहीं देखते। अगर एक थप्पड़ लड़की को पड़ा है, शील बी लाइक माई लाइफ हैज़ बिकम इनटॉलरेबल, जबकि इनटॉलरेबल वर्ड यूज किया गया है, लॉ ने उसको बहुत वाइड मीनिंग दिया है, बट इट वाज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, इट वाज यूज्ड फॉर अब्यूज। उसको हम लोग सही तरीके से रीड नहीं कर रहे, इंटरप्रेट नहीं कर रहे। द कोर्ट्स कैन नॉट डू एनीथिंग, उनके सामने एक सेट प्रोसीजर है, ये इंसान की अपनी विल है। अब हमारे माशरे के अंदर हमारे पास एक सेट लॉ है, कोर्ट का लॉ है, दूसरा हमारे पास लैंड का लॉ है जो हमारा पाकिस्तान का स्टेट लॉ है, और तीसरा लॉ यहाँ पे इस्लामिक और मोरालिटी का लॉ है। हम अपनी मोरालिटी को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। एज अ लॉयर, एज अ ह्यूमन, आई बिलीव दैट हमारे माशरे के अंदर इस्लामिक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही है और हमारी मॉरल वैल्यूज़ ख़राब हो गई हैं। अच्छा रमशा, हमारे अंदर ये पेरेंट्स कता कलामी की माजरत, लेकिन ये जो हमने बात की है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके पैमाने को जांचने के लिए हमारे पास यार्ड स्टिक क्या है? क्योंकि किसी की नज़र में हमारी बहुत सी जो पुरानी भी औरतें थीं उन पे जितना भी तशद्दुद कर लिया जाता था, उन्होंने जी घर बसाना है और वो वही वाली बात आपकी जनाजे निकलेगा। लेकिन एक थप्पड़ हो, 100 हो या एक फिंगर का टच हो, मेरी नज़र में वो वायलेंस है। और अगर आज आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उस एक टच को, उस एक थप्पड़ को, उस एक गाली को, तो वो उस बंदे को या फिर उस ससुराल को या फिर उस मैके को भी आगे शेर बनाता है। और फिर वो ये समझते हैं कि अगर एक चीज़ बर्दाश्त हो सकती है तो फिर आगे 2 थप्पड़ भी बर्दाश्त होंगे, फिर आगे 3 घूसे भी बर्दाश्त होंगे। तो हमारा यार्ड स्टिक क्या है इसको जांचने का? मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले बता दूं। देखिए, एज अ ह्यूमन वी इवॉल्व एंड व्हाट वी लर्न इन आवर पास्ट, हम उसी को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से की गई है, क्या हमने अपने बेटों की या अपनी बेटियों की अपब्रिंगिंग इस तरीके से की है कि वो आगे जाकर किसी और इंसान को, किसी और बंदे को हर्ट करें? इफ़ वी हैव डन दैट इन द पास्ट, उसकी रेमेडी अब नहीं हो सकती। रेमेडी अगर हमने फ्यूचर में डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है तो वी हैव टू अपब्रिंग आवर चिल्ड्रन इन अ वे जिसमें हम उनको सिखाएं और बताएं कि नहीं, अगला पर्सन एज अ पर्सन है, उसकी एक बाउंड्री है, आपने उसकी एक बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, आपने उस बंदे को रिस्पेक्ट करना है, उस पर हाथ नहीं उठाना। नाउ द डैमेज हैज़ बिन डन, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट amend it, but we can amend it by implementing the laws, by implementing a state of mind which the society accepts। और अब हम लोगों को laws को implement करना चाहिए, और जो हमारे पास कवानीन है, रिपोर्ट कर सकते हैं आप पुलिस में, डोमेस्टिक वायलेंस सेल बना दिया गया है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, यू कैन कॉल देम एंड देन यू कैन रिपोर्ट एनीथिंग। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए जब आपको लगे कि अच्छा चीज़ें अभी भी कंट्रोल नहीं हैं, चीज़ें अब ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तब आप खुला की जानी बढ़े। ठीक भाभी, आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे कहा कि मर्द को ये लगता है कि मुझे भी ऑप्शन मिल जाएगी, औरत को लगता है कि ठीक है मुझे भी एक ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन इसमें बच्चे रुल जाते हैं ना। मर्द को भी ऑप्शन मिल गई, उसने दूसरी शादी कर ली, औरत को भी ऑप्शन मिल गई, वो भी दूसरी शादी कर चुकी है, बच्चे कहाँ पर हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह होगी। और बच्चे तो उस वक्त से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं जब माँ बाप की पहली लड़ाई होती है। ऐसा ही है। और बहुत दुख से बताऊं कि शेल्टर होम में वो बच्चियां जिनकी शादी को 1 आध साल हुआ या 2 साल हुआ, वो प्रेगनेंसी में शेल्टर होम पहुंच चुकी हैं कि
मतलब अलग हो गए हैं या होने वाले हैं, और ना मैका रखता है ना ससुराल रखता है, ये मियाँ बीवी तो अलग हो जाएंगे। अब नतीजे में जो औलाद आएगी ये दोनों को नहीं चाहिए, ना माँ को, ना बाप को, ना ससुराल को, ना मैके को। ये शेल्टर होम की जीनत बनेंगे, और अल्लाह करेगा नहीं बनेंगे यहाँ की, ये जाएंगे तो एडॉप्शन के लिए किसी बेहतरीन घरों में। लेकिन ये माँ बाप सोचे कि इनके लिए कितनी तकलीफ दे बात होगी जब इनसे सवालात अल्लाह भी करेगा और हिसाब तो दुनिया और आखिरत में होगा। अब अगर मैं औरत की बात करूँ, हम बार बार कहते हैं पुरानी औरत, पुरानी औरत। मैं तो आज भी समझती हूँ कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा अजीम औरत थी, ठीक है, और उसने जो चीज़ें बर्दाश्त की। मैं अगर अपनी मदर की बात करूँ, सिंगल पेरेंट थी क्योंकि अब्बा की डेथ हो गई जब मैं 11 साल की थी। आज मैं जो भी प्रोडक्ट हूँ ना, मैं अपनी माँ का प्रोडक्ट हूँ। मेरी माँ ने ना तो दूसरी शादी की, ना घर से बाहर कदम निकाला। एयरफोर्स में अब्बा थे, पेंशन आती थी, अच्छा माशाल्लाह पैसों की तंगी नहीं थी, माँ ने इज्जत से ज़िंदगी गुजार दी। तो मेरा जैसा प्रोडक्ट अल्लाह ने बनाया और मैं आपके सामने हूँ। अब वो माएँ जो इस तरह का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती, जिन्हें तलाक होती है, जो बेवा होती हैं, जो बहुत जल्दी मना नहीं है, ना कानून में, ना इस्लाम में, ना इखलाक में, कहीं मना नहीं है, वो जा सकती हैं दूसरी तरफ, दूसरी शादी की तरफ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में गए, जन्नत की तरफ गए, तो कोई औरत दरवाजे पे खटखट कर रही थी, नॉक कर रही थी। तो आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन सी औरत है? कहने लगे ये वो बेवा औरत है जिसने बेवा होने के बाद अपने बच्चों की परवरिश की खातिर अपने नफ्स को ख़त्म कर लिया, तो ये इतनी जन्नत की हकदार है कि मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। अब औरतों की, जो मैं अपनी माँ पुरानी औरतों के लिए एक बात करना चाहूँगी, तू जिसको कह रहा है पुराना लगा मुझे, ये घर खरीदने में ज़माना लगा मुझे। हमने बहुत मेहनत की, हम औरतों ने। प्लीज़ इस फ़ख्र को कंटिन्यू कीजिए, जो कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं कंटिन्यू कीजिए। वट्टे सट्टे की शादियाँ नहीं कीजिए, शादियों में कंपैटिबिलिटी भी चेक कीजिए। कम उम्री की शादियाँ, 16 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, वो निकाह को पता है क्या समझती है? मैं दुल्हन बनूंगी, मेरा फ़ोटो शूट होगा, फैंटेसी कपड़े होंगे। फैंटेसी नहीं है, निकाह एक बहुत मुक़द्दस और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको, इस रिश्ते को इंजॉय करने के लिए भी एक लेवल चाहिए होता है। जो लोग उस लेवल के नहीं होते वो इसको चला नहीं पाते। लेकिन जो लोग इसको चला नहीं पाते उनके लिए भी मैं एक बात कह दूं कि जो पैसे की मद में आगे बच्चियां जाती हैं। छत टपकती थी अगरचे, फिर भी आ जाती थी नींद। मैं नए घर में बहुत रोया, पुराने के लिए शेल्टर में आने वाली बच्चियां उन पहले घरों को बहुत याद करती हैं, जो नासमझी में उसको तोड़ देती हैं, उससे अलग हो जाती हैं। हर फैसल भाई, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दौलत के पीछे नहीं भागो, और ये नहीं सोचो कि गैर अगर तुम्हारी तारीफ़ कर रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त ही है। और आखिर में मुख्तसरन हम इसको कंक्लूड करते हैं, गो के ये ऐसा मौजू है कि कंक्लूड करना इसको मुश्किल हो जाता है, हम इस पे करें। लेकिन भाभी ये बात है कि जब ये तमाम तर मामलात हो रहे होते हैं, ये तो हमारे मज़हब में भी बड़ा क्लियरिफाई कर दिया गया है कि अगर अलहदगी की तरफ जाना भी है तो फिर वक्त दो एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे में उन लोगों का किरदार कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जो डायरेक्ट लिंक में हैं, वो मिल बैठें, वो समझाएं। क्योंकि जैसे कि आप दोनों ने एक बात की कि एक होती है प्री मैरिज फैंटेसी, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं। उन लोगों को साथ बिठा के गुफ्तगू करनी चाहिए कि जो रिश्ते को जोड़ें, ना कि उनको जो तोड़ें। मैं उससे भी आगे जाती हूँ, अलहदगी हो गई, अलहदगी के बाद भी इद्दत तक मर्द को चाहिए उस घर को छोड़ दे, अपनी बीवी को इज्जत से वहाँ रहने दे। उससे क्या होगा? उसके बच्चे सीखेंगे कि रिश्ता कितना मुकद्दस होता है। अगर ना भी बन पाए तो छोड़ने के भी तरीके होते हैं। जैसे मिलने के ज़वाबित होते हैं ना, यूँ ही बिछड़ने के भी ज़वाबित होते हैं। लेकिन इसको एजुकेट कौन करेगा? हमारे यहाँ तो चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं। शादी में जो बच्चियाँ बहुत जल्दी पसंद कर लेती हैं एक दूसरे को, उनको ये पता, उनको अपने माँ बाप की मर्ज़ी इसलिए बीच में रखनी चाहिए कि उसमें उनकी समझदारी, उनकी दूरबीनी, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। हमारे यहाँ तो बस एक कह दिया जाता है पसंद की शादी हमारा हक है, हमारी मर्जी है। और ख़ास तौर पे वो जो एक मेरे जिस्म वाली एक चीज़ चल रही है, उसने बहुत सारी चीज़ों को हिला दिया है। पसंद 100% लड़के और लड़की की होनी चाहिए, लेकिन उस उम्र में समझदारी कहाँ से आएगी? अब कोर्ट में अभी मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शरीयत और कानून क्योंकि एक उस पर नहीं होते। 13 साल की बच्ची की शादी हुई है, अब वो 13 और हुई वो कोर्ट में ही है। अब उसको किस तरह से बड़ा करके दिखाया गया, क्या पेपर में उन्होंने काम किया, वो शादी चली भी नहीं। और फिर उसके बाद जिस तरह से वो बच्ची एक्सपेक्ट होके, क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी हुई नहीं कि वो फ़ौरन सवाल आता है भाई अब खुशखबरी कब है। तो शादी के 1 साल के बाद ही आपके पास एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो औलाद की जिम्मेदारी है, वो आपके पास आ जाती है। हम अगर इसको देखें और एक कूजे में बंद करें तो शादी या निकाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और प्लीज़ आप इस तरफ तभी कदम उठाएं जब आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। भाभी, एक चीज़ अपनी बच्चियों को कह दूं,
प्लीज़ अगर अच्छी चीज़ें हैं तो आप मर्द का मुकाबला कीजिए, तालीम में, तरबियत में, खुराक में, लेकिन अगर आपका शौहर किसी गलत तरफ जा रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्लीज़ मुकाबला ना कीजिए। वो औरतें जो अपने घर को, अपने बच्चों को लेकर बैठती हैं, उनका मेंटल सुकून मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो ख़वातीन जो दूसरों के घरों को ख़राब करती हैं, पहले उनका होता है ख़राब, फिर दूसरों का करती हैं, मैंने उन्हें बहुत बेसुकून पाया है। बेहद शुक्रिया भाभी, आप हमारे साथ मौजूद थी। रमशा, आपका भी बेहद शुक्रिया। फैसल, हम जो बात कर रहे थे कि निकाह या शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप इस तरफ तभी कदम उठाए जब आप मेंटली तौर पे तैयार हों कि हाँ, बहैसियत लड़का या लड़की हम ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। कोई भी रिश्ता ना बड़ा ही खूबसूरत होता है और वो खूबसूरत जो रिश्ता है वो हमेशा एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ की कोशिशों से बनता है। शादी के बंधन की हम बात करें, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल समझी जाती है। लेकिन हम जब अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो हमारे माशरे में इस खूबसूरत रिश्ते को भी इस कदर मुश्किल बना दिया गया जनाब कि शादी के तस्वुर से या तो खौफ आता है या फिर लोग जो हैं अब ये सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा वक्त और गुजार लेते हैं, फिर शायद हम इस तरफ आ जाएंगे। कुछ लोगों के नज़दीक एक लड़के और लड़की की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात में बहुत ज़्यादा दखल उनके रिश्तेदारों का होता है और ये वाकई हमारी सोसाइटी में एक बड़ी मशहूर बात, बहुत बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े लोग जो हैं हमारी फैमिली के, वो कहते हैं कि जब तक एक लड़की को उसका मैका पीछे से फीड करता रहता है वो अपनी ससुराल में कभी भी एक अच्छा माहौल नहीं बना सकती। मेरे ख्याल से इट्स बोथ वे राउंड्स, अगर दूसरे लड़के वालों की तरफ से भी हो तो भी नहीं यही सूरत हाल बनती है। अक्सर औकात ये रिश्तेदार उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मदाखलत करते हैं, एक अच्छी भली शादी तलाक या फिर खुला की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब ये शादियां नाकाम क्यों होती हैं, कामयाब शादी का राज क्या है और पहले और आजकल की शादियों में क्या फ़र्क है? मुझे लगता है कि पहले जो है ना, खातून सब्र कर जाती थी, बर्दाश्त कर जाती थी और मियाँ भी शायद समझ जाते थे, लेकिन आज जो है तलाक की जो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शायद ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप नहीं समझ पाए तो लड़का लड़की सोचते हैं ठीक है हम कहीं और शादी करेंगे। इस चीज़ का इस्लाम ने एक ऑप्शन ज़रूर दिया है, लेकिन इन रिश्तों में आने वाली जो तलखियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके हवाले से आपको आए दिन खबरें भी मिलती रहती हैं। अब इन सारे सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश की हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद ने, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। लड़के और लड़की का इंतखाब, दावतनामों की तकसीम, मेहंदी, माइयों, रत जगह की तकरीबात, ढोलक की थाप पर लड़के लड़कियों का रक्स। जिंदगी भर साथ निभाने के अहदो पैमा होते हैं, कभी ये वादे वफा होते हैं। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा शरीक हयात मिले जो उसे खुश रखे, उसको हर तहफ़्फ़ुज़ दे और जिसके साथ वो अपने आप को महफूज समझे। तो कभी चंद माह बाद ही ऐसे इख्तिलाफात होने लगते हैं कि अंजाम अलहदगी पर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शादियाँ क्यों नाकाम हो जाती हैं? खामोश! मेरी माँ के साथ हाथापाई कर रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अकबर, आप मेरी बात तो सुने। एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे। आप मेरी चुप! अमी, आप इसकी माँ को फोन करें, उनको बोले इसको अभी के अभी यहाँ से लेके जाए। 6 साल पहले शादी के बंधन में बंधने वाली हिबा एहसन कहती हैं कि शादी के बाद की जिंदगी में पेश आने वाले मुश्किल हालात में किसी हद तक दखल खुद लड़कियों का भी होता है। मैं एक लड़की को भी कहती हूँ कि जब अपने माँ बाप को वो छोड़कर आती है तो मैं ये मानती हूँ कि उसको उस लड़के के माँ बाप को भी अपने माँ बाप समझना चाहिए, और अगर जिस तरीके से वो अपने माँ बाप की बातें बर्दाश्त करती है, एक तरीके से पिटती भी है बचपन में, सारी बातें बर्दाश्त कर, तो अगर कुछ अल्फाज माँ बाप अपने मुंह से निकाल देते हैं तो वो बर्दाश्त करना सीखे। आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। जब खुद बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना तो वो अलग घर लेने की डिमांड करती हैं। जब अपने माँ बाप को बर्दाश्त करती हैं और उसी घर में रहती हैं और उसी घर से रुखसत होती हैं, ठीक है ना, तो उनको उस लड़के के माँ बाप को भी बर्दाश्त करना चाहिए। आजकल शादी से बहुत पहले लड़कियों ने शादी के बाद की जिंदगी के हवाले से एक तस्वुर कायम कर रखा होता है जिसमें रोक टोक से आजाद जिंदगी सरे फहरिस्त होती है, मगर पहले ऐसा नहीं था। इस बारे में हाउसवाइफ अमरीन नईम ने बताया कि शादी से पहले उनका कोई आइडियल नहीं था। मैंने तो कभी आइडियल अपना बनाया ही नहीं साहब। मैं मैट्रिक में थी, मैट्रिक के बाद जो है वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही थी तो मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद तो कभी अपना ऐसा आइडियल कोई सोचा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो जैसे जो माँ बाप ने कर दी वही थी, और माशाल्लाह
ये सब कहते हैं कि शादी से पहले जो होती है लव मैरिज ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज बहुत अच्छी होती है। जो शादी के बाद वो होती है ना मोहब्बत, वो शादी से पहले नहीं हो सकती। इन्होंने और मैंने मिलके जो अपने आगे लाइफ के बारे में जो बात तय की और आज तक माशाल्लाह से उसी पे चल रहे हैं। अमरीन नईम के शौहर बाहमी अफाम और तफहीम को खुशगवार जिंदगी का राज करार देते हैं। उनका कहना है कि 27 साल में बीवी से एक भी शिकायत नहीं हुई। आज 27 साल के बाद हमारी बेहतरीन कामयाब शादी चल रही है। हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं बार बार कहूँगा, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। मियाँ बीवी में ज़हनी हम आहंगी शादी के बंधन की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर करीबी रिश्तेदार भी शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इस बारे में मारूफ एडवोकेट ख्वाजा नवेद अहमद कहते हैं कि ये मामला तकरीबन हर घर में पेश आता है। बात ये कि अरेंज मैरिज जो है उसमें भी सास और बहू का फड्डा होता है। वही सास लड़की को लेके आती है, बाद में उसकी दुश्मन हो जाती है। लव मैरिज में लड़का लड़की आपस में प्यार करके आते हैं, लेकिन लड़की जो है उसको लड़के के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते बहुत दिनों तक। कभी कहते हैं हमारे ख़ानदान के स्टैंडर्ड की नहीं है, कभी कहती है पता नहीं इसकी तो ज़ुबान कैसी है, कभी कहती है बदतमीज़ है, कभी कहते हैं कपड़े कैसे पहनती है। ये अननेसेसरी छोटी छोटी बातें कि दिल में जगह नहीं पैदा करते उस लड़की के लिए जो आपके बेटे से तो लव करके उसके घर में घुस गई, दिल में भी घुस गई, अम्मा के दिल में नहीं घुसी। अम्मा ने कहा इसने मेरे को आउट कर दिया दिल से मेरे बेटे के, अब ये मेरे घर से आउट होगी, तो फिर हो जाती है आउट। शादी चाहे घर वालों की पसंद से की जाए या अपनी पसंद से, अगर दोनों ही सूरतों में शादी को मसाइल का शिकार होना होता है तो सवाल जन्म लेता है कि आखिर कामयाब शादी का नुस्खा क्या है। इस बारे में एडवोकेट ख्वाजा नवेद का कहना है कि कामयाब शादी की जिम्मेदारी कहीं न कहीं लड़की के कंधों पर ही आ पड़ती है। मेन जो मेरी एडवाइस है कि अपनी छोटी छोटी शिकायतें जाके अपने माँ बाप को ना बताएं, वहाँ बात बढ़ जाती है। आपस में 6 दफ़ा लड़ते हैं, फिर रात को सोते हैं, ठीक हो जाते हैं। एक बात वहाँ पहुँचा दी तो वो गिरा बांधी जाती है, वो ख़त्म ही नहीं होती। इसी तरह लड़के को लड़की से कोई शिकायत है, वो बेचारी की कोई प्रॉब्लम हो गई है या उसने कोई चीज़ तोड़ दी है या वो कर दिया है, कॉल कर दो, ज़रूरी है जाके अपनी माँ को बताना। अपने अंदर हज़म करने का जज्बा पैदा करे लड़का भी और लड़की भी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लड़की डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती रहे और अपनी माँ को ना बताए। एक थप्पड़ भी मारे तो फ़ौरन बता दे, वरना ताकि उसको दूसरा थप्पड़ मारने की कभी जरूरत ही ना हो। शादी को कामयाबी के साथ निभाना लड़के और लड़की दोनों की जिम्मेदारी है, मगर इसके साथ दोनों घरों की खवातीन को भी चाहिए कि वो अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें और नए शादीशुदा जोड़ों के लिए आसानियां पैदा करें। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो जनाब रेहान की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन मेरा जो नज़रिया है शादी के बंधन को लेकर, मुझे ये लगता है कि जब तक दोनों तरफ से यानी मियाँ और बीवी दोनों समझदारी का मुजाहरा नहीं करते, रिश्ता चल नहीं सकता। इवन कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता, चाहे वो आपका दोस्ती का है, माँ बेटी का है, बहन बहनों का है। तो मुझे ऐसे देख रहे हो एज एन एक्सपर्ट मैं अपनी राय नहीं दे रही, एज एक्सपर्ट ये राय दे रही थी। और मेरी नाक़िस राय में गाड़ी से बढ़ के ये एक तराजू है जिसके दोनों पलड़ों का एक साथ अगर वो नहीं भी होते तो कभी एक भारी हो जाए तो दूसरा हल्का पड़ जाए। ये हमेशा वैसे मैंने ये देखा कि हमेशा मियाँ जो है वो हल्का ही पड़ता है, बीवी भारी आ रही होती है। मेरे रिश्ते में जैसे एक्सपर्ट की राय आपने जानी। वेलकम बैक। अब ज़िंदगी के उन पहलुओं की बात करते हैं जो हकीकत हैं, और इस हकीकत की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। खुशी और गमी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर यकीनन किसी की भी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। किसी वक्त हम खुश होते हैं तो कभी अफसुर्दा हो जाते हैं। जब इंसान अफसुर्दा या परेशान होता है तो ये परेशानी उसकी मामूलात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती नज़र आती है। डिप्रेशन इंसान के एहसासात पर असर डालने के साथ साथ इसके पूरे जिस्म पर भी मनफी असरात मुरतब करता है, और ज़्यादा डिप्रेशन इंसान की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को अजीरन कर देता है। हम सब पर कोई ना कोई ऐसा बोझ ज़रूर होता है जिसे हम बांटना और उसको बांटने के बाद अपनी रूह को हल्का करना चाहते हैं। हम सब किसी ऐसे से बात करना चाहते हैं जो हमें समझ सके और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे सके।
पहले दौर में दिमागी मसाइल जैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन को मरज़ तस्लीम ही नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस पर बात होने लगी है। तो इस तमाम तर मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिन फ़हीम, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं तस्कील हेल्थ इनिशिएटिव की। माहिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऑब्वियसली स्टार्स भी इस पे बात कर रहे हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है। कोई शख्स ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाए और वो अपनी मदद सबसे पहले तो कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इसको जो है इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। वो समझते हैं कि कट लग गया तो ये बीमारी है, कहीं से कोई कोई खांसी, नज़ला, बुखार, ये बीमारी है। बट आपके इंटरनल जो चीज़ आप पाल रहे हैं अपने यहाँ पे, इसको आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट है और बंदा अपनी मदद खुद कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि एक फ़िज़िकल, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक फ़िज़िकल इशू से डील कर लेते हैं, उनका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है। तो ये थोड़ा इस सवाल को इस तरीके से देखना चाहिए कि जैसे हम एक डॉक्टर से नहीं कह सकते कि वो अपने ऊपर इलाज करे, उसी तरीके से अगर एक इंसान कोई जहनी अमराज से गुजर रहे हैं तो हम उनसे नहीं कह सकते वो अपने ऊपर इलाज कर लें, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर इलाज कर सकते तो वो उस चीज़ से गुजर ही नहीं रहे होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझने के लिए। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इसको होने से रोक सकते हैं। जैसे कि आपने बात की थी डिप्रेशन, कि डिप्रेशन हर इंसान का अभी हो रहा है। एंग्जाइटी जो है वो छोटे छोटे तरीक़ों से भी किसी ना किसी रीज़न से इंसान को हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, सिर्फ पहले नहीं था। अभी उसकी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हमारे वालिदैन होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनसे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो दिल हल्का करने से ही इतना बेहतर एक इंसान को महसूस होता है कि अगर उसके बाद भी उसको हेल्प की ज़रूरत हो, एक काउंसलर से हो, एक थेरेपिस्ट से हो, वो इम्पॉर्टेंट तब होगा जब उसको लगेगा कि अच्छा अब मैं बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहा, मैं फ़ंक्शन ही नहीं कर पा रहा। लेकिन एट दैट पॉइंट अगर उससे पहले ही थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ज़्यादातर ये होता है, आपके दोस्त भी कह देते हैं कि नहीं, आई थिंक तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ। 1-2 सेशंस ले लो, तुम बात तो करके देखो, तुम्हारे अंदर जो चीज़ है जो अटक गई है, जो दिमाग से बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि हम लोगों को होता है हम बार बार सोचते रहते हैं। तो बार बार इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ पे जो मकसद है हमारा समझने का, वो उस बात पे हम आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा दिल हल्का नहीं हो रहा। तो अगर सिर्फ इतनी सी चीज़ हो कि आप दिल हल्का कर सकें, अगर आप एक इंसान को अगर उनसे पूछें कि तुम कैसे हो, कहते हैं हम ठीक हैं। अगर हम उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा के ये कह दें कि तुम किस तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ फिज़िकली ठीक हो, कि ऐसा ना हो कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े, पर तुम मेंटली भी क्या ठीक हो, तुम क्या स्ट्रेस्ड हो बहुत ज़्यादा, या तुम बात बहुत दिनों से नहीं कर रहे तो कुछ हुआ है। बिकॉज़ यही चीज़ फिर एक फ़िज़िकल इशू में भी बढ़ जाती है। तो आप पहले ही बात कर लें, थोड़ा सा समझें अपने आप को, अपनी तकलीफ़ को भी समझें, उसको तरजीह दें। क्योंकि अगर आपने अपने तकलीफ़ को नहीं समझा, अपनी जहनी तकलीफ़ को समझा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये तो सबके साथ होता है, इससे तो गुजरना ही पड़ता है ज़िंदगी में, तो आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, कोई और भी नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है बात करना। लेकिन अभी एक मसला ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि आया मेरे साथ बैठा हुआ शख्स इस काबिल है कि मैं उससे बात करूं, मेरे घर में कोई इस काबिल है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं, या मेरे ऑफिस में या फिर जहाँ पे भी मैं कहीं अपने दोस्तों में बाहर बैठ रही हूँ तो कोई है जो मुझे सुन पाएगा। एक अच्छा लिसनर होना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है अब के टाइम पे है, क्योंकि जितना डिप्रेशन हर कोई फेस कर रहा है ना, उस लिहाज से उसके पास एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। ये तो आपने बता दिया कि एक जो शख्स जिस पे डिप्रेशन है या जो डिप्रेशन में वो क्या करे, लेकिन एक अच्छे लिसनर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप कैसे किसी दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकते हैं कि जी अच्छा आप मुझसे बात कर लें, मैं बिल्कुल आपका मसले का हल ढूंढ सकता हूँ या ढूंढ सकती हूँ, या कोई एक राय दे सकती हूँ? बिल्कुल। तो इस तरीके से किया जा सकता है कि जब कोई इंसान आपको कोई बात बता रहा होता है, कोई शेयर कर रहा होता है, कभी कभी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं शेयर करना, लेकिन बहुत मुश्किल से वो बता देते हैं आपको कि ये था, और बहादुरी उसमें दिखाते हैं। तो वहाँ पे एक इंसान, आपको जो करना है उस इंसान के लिए ये है कि आप सिर्फ उसकी बात सुने। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस चीज़ का हल हो। बहुत दफ़ा बहुत मुश्किलात होती हैं। अगर एक इंसान आए आपके पास और कहे कि
मेरा बॉस मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जॉब तो नहीं छोड़ सकते, जॉब तो करनी है, तो मैं उसके साथ क्या करूं? अब आपका दोस्त, आपके वालिदैन आके उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, वो बॉस के साथ कुछ उनसे बात नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। तो इस वक्त उस इंसान की सबसे पहले तो बात समझनी है और सुननी है, क्योंकि दिल हल्का करने का सबसे पहले जो एक आप कहते ना स्टेप 1 ये होता है कि पूरी बात सही से बता दी उसने, इंटरप्शंस नहीं हुई, उससे ये नहीं पूछा कि अच्छा लेकिन तुम ऐसा क्यों तुम्हें लगता है। उसको जो लगता है वो उसके लिए ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप उस चीज़ से गुजरे नहीं तो आपको पता ही ना हो कि क्या है, बिकॉज हम हर चीज़ से नहीं गुजरते। एक इंसान एक चीज़ से गुजरा है, दूसरा इंसान शायद वो समझ ना पाए कि इसको ये महसूस क्यों हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो समझ ना पाए, ये ज़रूरी है कि पहले वो सुन ले कि उसको महसूस हो क्या रहा है। इसीलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट अब ये होता जा रहा है कि इस चीज़ को हम रियलाइज़ करें। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से, नया दिन के प्लेटफॉर्म से कई मरतबा अपने देखने वालों को इस चीज़ की तरगीब दे चुके हैं कि कोई बुराई नहीं है किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी इस तरह की NGO, किसी इस तरह की फाउंडेशन से रब्ता करने में जो आपको ये बताए कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ यू और उसको आप ठीक कर सकते हैं ना। आखिर में मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों का एक प्रोग्राम है ज़हनी सेहत सबका हक, ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, किन के लिए काम करता है, प्लीज़? तो ज़हनी सेहत सबका हक जो है हमारा एक कैंपेन है बेसिकली, जो हमने तस्कीन की थ्रू शुरू किया है। तो तस्कीन का जो बेसिक एम है वो यही है कि हम उन लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, काउंसलिंग की, थेरेपी की, जो लोग बहुत छोटे छोटे ममालिक से हों, जिनके पास वो रिसोर्सेज ना हों। अब रिसोर्सेज आपके पैसा भी हो सकता है और आपकी अवेलेबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि छोटे मुल्क में आपको छोटे गाँव में या कहीं आपको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट ऐसे नहीं मिलते। और बल्कि इसको बुरा समझा जाता है इसी जगहों पर ना, इस चीज़ को बात करना कि आप डिप्रेशन में तो आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास इसको बहुत अजीब समझा जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड उन लोगों के लिए अगर उनमें से कोई एक इंसान उसको लगता भी नहीं है कि ये बुरी चीज़ है, उसके लिए ट्रैवल करना, एक रूरल से अर्बन सिटी में ट्रैवल करना, कराची, लाहौर में आना, वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होती हैं जो कोई इंसान फराहम नहीं कर सकता उनको। तो हमने जो अपना एक सर्विस स्टार्ट की थी वो था टेली काउंसलिंग। तो उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद यही है कि ज़हनी सेहत जो है वो सबका हक है। आपको ये एक सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अगर अमीर हों या आपके पास रिसोर्सेज हों या आप एक अर्बन सिटी में रहते हों तो फिर आपको वो रिसोर्सेज मिल सकती हैं और आपका ज़हनी सेहत आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, ज़रूरी नहीं है। और अब हम लोग देखते भी हैं कि कहाँ से हमें कॉल्स आती हैं। सही। तो जो ये चीज़ होती है कि हमें क्या गांव से लोग फ़ोन भी करेंगे, क्या छोटे छोटे जगहों से लोग जानते भी होंगे, लोग करते हैं और वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ तक कहीं ना कहीं से तो अवेयरनेस फैली होगी, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये हक है। ये एक माहिन अच्छी बात है कि अब के टाइम पे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो गई है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। और ये एक ऐसी चीज़ है बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक आपके साथ साथ आपके जो 7 लोग हैं ना उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपने प्रोग्राम में इस तरह की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक शख्स अगर डिप्रेशन में मुब्तला है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने एक अच्छा लिसनर बनना है।